अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और या क्रैश किया है या उसने हार्ड लैंडिंग की है, लेकिन उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा है। उनका जो एयरक्राफ्ट है वो लापता है, उसकी लोकेशन नहीं ट्रेस हो रही। इज ही अलाइव और डेड? जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर ईरान के मौजूद थे हेलीकॉप्टर के अंदर, वो उनसे मुतल्लिक, उनकी लाइफ से मुतल्लिक कोई कंफर्मेशन नहीं है। आज वो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम के साथ कोऑपरेटिव डैम प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए जाते हैं, जिससे वो उनका कॉन्वॉय वापस आ रहा था, जो कि 3 हेलीकॉप्टर्स पर बेसिकली मुश्तमिल था। 2 हेलीकॉप्टर्स अपनी डेस्टिनेशन पे विदाउट एनी प्रॉब्लम पहुंच जाते हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर ईरान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं के हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा पेश आता है। और ये हादसा अलेजिडली जो है दिज़मार प्रोटेक्टेड एरिया जो है ईस्ट अज़रबैजान की साइड पे वहाँ पेश आया है, जो कि एक बहुत टफ टेरेन है। वहाँ का वेदर बहुत जो है ख़राब है, थिक फॉग है, फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे फौरी तौर पे आप रेस्क्यू टीम्स के थ्रू उनका जो है उनको लोकेट इजीली नहीं कर सकते। इसी वजह से ऑलमोस्ट 9-10 घंटे हो गए हैं सारे मामले को, लेकिन इससे मुतल्लिक कोई अपडेट नहीं आई है कि उनकी जगह लोकेट हुई है या नहीं हुई है, उनकी हेल्थ से मुतल्लिक, उनकी लाइफ से मुतल्लिक क्या कंफर्मेशन आई है। लेकिन जब हाफ इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है तो फिर हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आएगी। हो सकता है बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड हो तब तक ईरानी मीडिया की तरफ से कोई कंफर्मेशन आ गई हो उनकी हेल्थ से मुतल्लिक, उनकी लाइफ से मुतल्लिक, या किस तरीके से वो क्रैश में कौन सर्वाइव किया है या कौन सर्वाइव नहीं किया। अब इन चीज़ों में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मेरा ख्याल है डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ईरान एक इन जनरल बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो ख़त्ता है, इस लिहाज से भी कि उसकी साथ जो नेबर्स लगते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और इस लिहाज से कि उसने बहुत से ऐसे ममालिक के साथ जो है वो जंग शुरू की हुई है जो पावरफुल हैं, जिनके साथ इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत से मसाइल चल रहे हैं, जिसमें आप मिडल ईस्ट के क्राइसिस को लें, आप अमेरिका को लें, और ईरान के रिसेंटली जिस तरीके से इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रिसेंटली इंगेज हुआ था, वो सारे मामला हैं। एक तरफ ये चीज़ हो जाती है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के रेस्क्यू से मुतल्लिक तमाम ममालिक, मोस्टली सारे ममालिक की तरफ से, रशिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तुर्की की तरफ से, अज़रबैजान जो है उनकी तरफ से, इवन अवाम तालिबान की तरफ से जो है वो हेल्प के लिए जो है ऑफ़र की गई कि आपको जो हेल्प रिक्वायर्ड होगी हम वो प्रोवाइड करेंगे, जो हम इस रेस्क्यू में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से मामला चल रहे हैं। लेकिन तबरेज़ के मकाम पे जो है इस कॉन्वॉय ने पहुंचना था, जो कि 3 हेलीकॉप्टर्स पर मुश्तमिल था प्रेसिडेंट का। 2 हेलीकॉप्टर्स जिसके अंदर एज सच इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स मौजूद नहीं थे, वो अपनी डेस्टिनेशन कारी जो है वो जारी रखते हैं और वो पहुंच जाते हैं। लेकिन पीछे एक जो इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर रह जाता है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट हैं, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं, हुसैन आमिर, वो है, और उनकी क्रैश लैंडिंग होती है। उनके जो भी मसले आए हैं उनके एयरक्राफ्ट के साथ अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन वो 2 हेलीकॉप्टर्स अपनी डेस्टिनेशन जारी रखते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी सो फार शेडी लग रही हैं, वक्त लगेगा इनके आंसर्स लेने में। इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ईरान के मीडिया की तरफ से है कि 1-2 घंटे पहले ये अपडेट्स आनी शुरू हुई थी कि रेस्क्यू टीम्स ने फाइनली उस एरिया को, उस जगह को लोकेट कर लिया है, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर इब्राहिम रईसी, इस ईरानी प्रेसिडेंट का जो है वहाँ पर क्रैश किया था। लेकिन फौरी तौर पे ईरान के मीडिया की तरफ से इन खबरों की तरदीद कर दी जाती है और कहा जाता है कि नहीं, बिल्कुल भी अभी तक हमें कोई उनकी लोकेशन नहीं पता लगी है, अभी तक इब्राहिम रईसी से मुतल्लिक हमें कुछ भी अपडेट मौसूल नहीं हुई है और ना ही हम उनके लोकेशन तक पहुंच सके हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, किस तरीके से मामला चलते हैं। एक जो साइड बहुत ज़्यादा देखने में आई थी वो ईरान के साथ थी, इंडिया की, कि जी तेहरान में जो इंडियन एम्बेसी है उससे मुतल्लिक ईरानी इंटेलिजेंस को अननोन टिप मिलती है कि इंडियन कोई जो है वो स्पाई इन्वॉल्व था इस सारी चीज़ में, जो कि लास्ट टाइम प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के एयरक्राफ्ट के करीब देखा गया था। तो उसको जो है वो पिन डाउन करने के लिए उन्होंने एम्बेसी में जो है वो पहुँचे हैं। इससे मुतलिक कंफर्मेशन अगेन नहीं आ सकी। लेकिन जो दूसरी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है जी अज़रबैजान से मुतलिक, कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से वो मिलने गए हैं। अज़रबैजान
ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے ٹریڈ ٹائز اسرائیل کے ساتھ بالکل بھی ختم نہیں کیے ہیں. اب یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا ختم کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, ان کے کیا معاملات چلتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ جو ہے ان کے آئل کی ساری جو ہے وہ ٹریڈ چلتی ہے. سب سے بڑا اگر ان کا جو کسٹمر ہے ویپنز کا اور آئل کا, تو وہ اسرائیل اور آذربائیجان نے انٹرنیشنل سارے پریشر کے باوجود اپنی اس ٹریڈ کو ختم کرنے سے انکار کیا تھا. اب دس از ناٹ آور کنسرن, یو اے بھی کر رہا ہے, سعودیہ بھی کر رہا ہے, سب یہ معاملہ چل رہے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آذربائیجان نے ٹریڈ ریسنٹلی کی ہے ایران کے ساتھ. ایران وہ ملک ہے جو ابھی کانسٹنٹلی کانفلکٹ میں انگیج ہے. اگر وہ ڈائریکٹلی ویپنز کے تھرو کانفلکٹ میں انگیج نہیں ہے مڈل ایسٹ میں, تو وہ اپنے ورڈز کے تھرو انگیج ہے. اگر وہ ورڈز کے تھرو انگیج نہیں تو وہ پروگزی کے تھرو انگیج ہے. ٹھیک ہے, پروگزی وارز کے تھرو انگیج ہے. ڈائریکٹلی بھی کانفلکٹ کر چکا ہے, پروگزی وار کے تھرو بھی ایران جو ہے مڈل ایسٹ میں موجود ہے. اور اس کے بعد ورڈز جو اس کے سٹیٹمنٹس آتی ہیں, جو ان کے بیانات آتے ہیں, اس میں کانسٹنٹ کنڈیم کر رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ کے امریکہ کی تمام پالیسیز کو. پاکستان کے ساتھ جو حالات گئے تھے ایران کے اوپر, ایران کے اوپر تو نہیں, خیر پاکستان کے اوپر سینکشنز لگانے کا کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے تو آپ کے اوپر سینکشنز لگیں گے, آپ کا گیس پائپ لائن کا منصوبہ, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی. ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا ابھی, اور بہت زیادہ جو ہے وہ سکسیسفل رہا تھا. اس کے بعد انڈیا کے ساتھ جو ہے ایران کا ایک معاہدہ ہوتا ہے 10 سال کا چابہار پورٹ سے متعلق, اس کو لے کے پھر سے یو ایس کی طرف سے انڈیا کو وارن کیا جاتا ہے کہ نارمل رہیں, صحیح رہیں جی, آپ نے زیادہ ٹریڈ نہیں کرنی ہے ایران کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب یہ معاملات جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چل رہے ہیں. ریسنٹلی یہ خبر دی گئی کہ جی ایرانی لا میکر کی طرف سے اس چیز کا جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن کی پوزیشن میں ہے. ایک یہ چیز ہو جاتی ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں پائل اپ ہو رہی تھیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز کی جاتی ہے برکس کی طرف سے وہ کی جا رہی تھی, رشیا چائنا کی طرف سے کہ جی ہم ڈالر کے بغیر ٹریڈ کریں گے, جس میں انڈیا اور نائجیریا بھی آ جاتا ہے کہ ہم ڈالر کے بغیر ٹریڈ کریں گے, ڈالر کا یو ایس ڈالر کا استعمال کیے بغیر. 2 دن پہلے تہران اور کابل جو ہے اس کے اندر آئے ہیں کہ جی ہم بغیر ڈالر کے ٹریڈ کریں گے. صحیح ہے, رشیا کی طرف سے کہا گیا کہ جی ڈی ڈالرائزیشن یعنی کہ ڈالر کی ویلیو کو ختم کرنا, اب یہ بچ نہیں سکتے, ویسٹ اب اس سے بچ نہیں سکتا, یہ ہم کر کے رہیں گے. یہ رشیا اور چائنا کی بیسیکلی ایک کیمپین ہے جس کے اندر انہوں نے انڈیا کو افریقہ کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پاکستان کو بھی چاہتے ہیں اس کے اندر آ جائے. اس کے بعد ایران تو آلریڈی برکس کا ممبر ہے, ساتھ ساتھ آپ کے کابل کے ساتھ تعلقات. اور ایران کی بڑی نیو پالیسی ہے. ایران ریجن کا ایک ایسا ملک رہا ہے جس کے بہت سے طرح کے کانفلکٹ اپنے نیبرز کے ساتھ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, لیکن ابراہیم رئیسی ایران کے پریزیڈنٹ, ان کی یہ ایک چینج آف پالیسی تھی کہ انہوں نے یہ نیا ایک ہورائزن, ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف معاملات کو لے کے جاتے ہوئے اپنے نیبرز کے ساتھ معاملات کو سموتھن آؤٹ کرنے کے لیے کوششیں شروع کی تھیں. پاکستان کا وزٹ کیا, پاکستان کا سکسیسفل وزٹ رہتا ہے. ان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے افغان طالبان کی طرف سے بڑا جو ہے ان کے لیے بیان آیا ہے, اور ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر ڈالر کی ٹریڈ کے لیے بھی ان کے معاملات چل رہے تھے. انڈیا کے ساتھ جو ہے انہوں نے اتنا بڑا 10 سال کا جو معاہدہ کیا ہے چابہار پورٹ کا. تو یہ ساری چیزیں ایشین اس ریجن کو ایک تو اسٹرانگ کرتی ہیں, اور ایران کی یہ پالیسیز ایران کے بہت زیادہ حق میں جاتی ہیں اگر یہ سکسیسفل ہو جاتی ہیں. بٹ یہ کریش جو ہے یہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری سچویشن, سارا جو میپ ہے وہ ایران کا بھی ہل کے رہ گیا ہے, اور اس پاکستان کا جو ریجن ہے, یہ جو آپ کا ساؤتھ ایشین ریجن ہے, جو ایشین ریجن ہے, اس کا بھی سارا معاملہ جو ہے وہ ہل جاتا ہے. تو اس ساری چیز میں جو امپورٹنٹ ابھی جو مجھے چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے رپورٹنگ شروع کر دی گئی تھی 1-2 گھنٹے پہلے کہ ہارڈ لینڈنگ جہاں پہ اس ہیلی کاپٹر کی یا کریش لینڈنگ ہوئی ہے, اس ایریے کو ریسکیو ٹیمز کی طرف سے لوکیٹ کر لیا گیا ہے. ایک تو اس ہیلی کاپٹر کے اندر ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور فارن منسٹر حسین عامر عبدالعین کے ساتھ ساتھ جو ہے ایرانز ایسٹ آذربائیجان پروونس گورنر ملک رحمتی موجود تھے, اور آیت اللہ محمد علی ہاشم جو تھے وہ ساتھ موجود تھے, جو کہ ریپرزنٹیٹیو ہیں ایران سپریم لیڈر علی خامینی کے ایسٹ آذربائیجان میں. یہ ایران کے میڈیا کے مطابق اس میں یعنی کہ 4 امپورٹنٹ لوگ تھے اس ہیلی کاپٹر میں. تو بہرحال اس چیز سے متعلق انٹرنیشنل میڈیا رپورٹنگ شروع کرتا ہے, اور ایران کے میڈیا کی طرف سے فوری طور پہ ان نیوز کو, ان خبروں کو رد کر دیا جاتا ہے.
इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी रेस्क्यू टीम्स अभी तक हेलीकॉप्टर को ट्रेस आउट नहीं कर सकी हैं, हमें उनकी कोई लोकेशन नहीं पता है। हेलीकॉप्टर के सिग्नल्स मिलने की बात हुई थी, उस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद किसी बंदे से बात होने की जो है वो रिपोर्ट्स आ रही थी, वही बात है कि कंफर्म नहीं है ये चीज़, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि हेलीकॉप्टर के सिग्नल ट्रेस हुए हैं। लेकिन ईरान की तरफ से, ईरानी अथॉरिटीज़ और मीडिया की तरफ से इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं की जाती है कि इवन वो जगह ही लोकेट नहीं हुई अभी तक जहाँ पे ये क्रैश लैंड या हार्ड लैंड किया है एयरक्राफ्ट प्रेसिडेंट का, ईरान के प्रेसिडेंट का। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ईरान एक वही बात कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो चुका है, और बहुत से एंड्स के ऊपर अभी मैंने जो है बहुत डिस्क्राइब भी किए हैं ब्रीफली, बहुत थोड़े जो है वो क्विकली उनको मैंने डिस्क्राइब किया आपके सामने। तो बहुत से एंड्स के ऊपर ईरान इन्वॉल्व है, तो आपका मुल्क फौरी तौर पे बहुत वीक पोजीशन पर आ गया है, यानी कि डिफेंसिव पोजीशन पर है अभी वो मौजूद। ईरान यूजुअली डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं रहता है, वो ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज के ऊपर बिलीव करता है अपने मुल्क के अंदर, और अगर वो वहाँ पे अपने मुल्क के थ्रू, जिस तरह भी लास्ट टाइम जो है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट उसकी तरफ से किया गया था, रिटेलिएट किया गया था अपने कॉन्सुलेट पे हमले को, और दूसरे तरीके हैं जी प्रॉक्सी वॉर के थ्रू। तो ये है जी ईरान की पॉलिसी। लेकिन इस वक्त जब आपने बहुत से एंड्स के ऊपर मामला जो है वो शुरू किए हुए हैं जो आपके राइवल्स के साथ हैं, तो इस तरह की सिचुएशन पे आप अपने मुल्क के अंदर की खबरों को फौरी तौर पे बाहर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होना नहीं चाहते। आप नहीं चाहेंगे कि जी अप टू डेट हर चीज़ जो है आपके प्रेसिडेंट से मुतल्लिक और आपके फॉरेन मिनिस्टर से मुतल्लिक जानी शुरू हो। और ये दो ऐसे लोग हैं इस वक्त ईरान में जो आप ईरान के अंदर पॉलिटिकल डायनामिक्स में अगर आप चेंज देखते हैं, अगर आपको नज़र आता है कि एक शिफ्ट मौजूद है उनके पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो वो ये दो लोग उसके बहुत बड़े रीज़न हैं। और अगर उन्हीं दोनों लोग जो है एक ही तीर से दो शिकार की सिचुएशन है, अगर ये चीज़ हो जाती है तो आप ये समझें कि ईरान इस वक्त इन जनरल भी जो है वो एक वीक पोजीशन पर चला जाएगा। अगर ये ख़बरों में ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये लोग, इनकी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, ये लोग सर्वाइव नहीं किए हैं इस क्रैश लैंडिंग को या इस हार्ड लैंडिंग को, जो भी चीज़ बाद में क्लियर होती है, बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड हो, आई विल अगेन मेंशन, हो सकता है इससे मुतल्लिक और अपडेट्स आ गई हों, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसके ऊपर ये सारी रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर बेटर अपडेट्स के कुछ अच्छी खबर जो है वो मौसूल हो किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट जो है, ख़ास तौर पे जब आपका वो नेबर है। ये बात इंडिया के मैंने एक प्रोग्राम में सुनी थी, आई डोंट रिमेंबर किससे क्वेश्चन किया गया था, बट उनका ये रिप्लाई था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं तो आपको कैसा लगता है, ये किस तरीके से जो है बड़े बुरे हैं, तो इंडियंस को, तो इंडियन पॉलिटिशियन को तो ये चीज़ अच्छी लगती होगी, जिस पर उनका ये जवाब था कि नहीं, अगर पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे तो उसके रिप्रकशंस, उसका इफ़ेक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर भी आएगा। तो आप अपने अंदर से अपनी चीज़ें बदल सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ें जो है वो बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आप अपना नेबर नहीं बदल सकते, आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो उधर की स्टेबिलिटी आपको ज़रूरी है, अगर वो दुश्मन मुल्क भी है तब भी आपको चाहिए कि वो स्टेबल हो, वो पीसफुल मुल्क हो, ठीक है। तो यही चीज़ पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक स्टेबल मुल्क हो, वो एक पीसफुल मुल्क हो, आपके उसके साथ प्रोजेक्ट्स शुरू हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपने फर्स्ट हैंड अफगानिस्तान के साथ जो है एक्सपीरियंस की थी कि उधर के जब वहाँ पे वॉर रही है, जब वहाँ पे पीस नहीं था, जब तक वहाँ पीस नहीं था तो पाकिस्तान में पीस नहीं था, जब तक वहाँ पीस नहीं होगा तो पाकिस्तान में पीस नहीं होगा, ठीक है। ये सिचुएशन, ये इंपॉर्टेंस होती है एक नेबर की, एक पड़ोसी मुल्क की। खैर आखिर में सऊदी किंग से मुतलिक बात करते हैं। सऊदी किंग सलमान जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया था उनके मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फ्लेमेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ है, जॉइंट पेन और बॉडी एक की वजह से जो है उनका ट्रीटमेंट चलता है। 86 ईयर ओल्ड सऊदी किंग का फिर एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीटमेंट शुरू करवाया गया है और जो है वो जारी रहेगा जब तक उनका लंग इन्फेक्शन जो है वो ठीक नहीं होता। इस तरीके से जो है सऊदीया के मामलात हैं। पर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।